नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम पिछली की कक्षा में लाल मिट्टी एवं पीली मिट्टी तक की जानकारी प्राप्त कर चुके थे। अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ेंगे लैटेराइट मृदा से शुरू करेंगे कि क्या होता है लैटेराइट मृदा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला लाइन हमने लिखा है लैटेराइट शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो लैटेराइट शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन शब्द है जिसका नाम है लेटर, और लेटर का मतलब होता है ईंट। मतलब ये कि लैटेराइट मृदा से अधिकांशतः ईंट ही बनाया जाता है। मतलब जिस क्षेत्र में लैटेराइट मृदा का विकास या विस्तार ज़्यादा होगा, आप पाएंगे कि उन सब क्षेत्रों में ईंट का उत्पादन अच्छा हो रहा है। कहाँ पाया जाता है? तो ये मिट्टी उन जगहों में पाया जाता है जहाँ उच्च तापमान हो, अत्यधिक वर्षा हो। अगर बात करें कि भारत में इसका विस्तार कितना है, तो भारत में इसका विस्तार 1.3 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन पर है। अगर बात करें कि इसमें ह्यूमस की मात्रा क्या होती है, तो लैटेराइट मृदा में ह्यूमस ना के बराबर होती है। लैटेराइट मृदा का रंग लाल होता है, और इसका होने का मुख्य वजह यह है कि इसमें एल्युमिनियम और लोहे के ऑक्साइड होते हैं, जिसके कारण लैटेराइट मृदा का रंग लाल होता है। अब भी बात कर लेते हैं कि भाई लैटेराइट मृदा कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो लैटेराइट मृदा का अगर विस्तार हम देखें तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम की पहाड़ियों में भी यह मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। इस मिट्टी के विस्तार अगर बात करें तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में मृदा संरक्षण भी किया जाता है इस मिट्टी का। और इसके लिए मृदा संरक्षण का एक तकनीक है जिसका नाम है चाय एवं कहवा का उत्पादन। मतलब इन मिट्टी में अगर चाय और कहवा का उत्पादन कर दे तो चाय इन सबको अपनी जड़ों के माध्यम से पकड़ के रखता है। अगर बात करें इसी मिट्टी को कि तमिलनाडु वाला एरिया में कौन सा टेक्निक अपनाया जाता है, तो तमिलनाडु तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं केरल में भी इसका उपयुक्त होता है। जैसे में इन पर काजू की खेती के लिए उपयुक्त है, यही लैटेराइट मृदा के तहत। चलिए, तो उम्मीद है आप लैटेराइट मृदा क्या होती है आप समझ गए। अगर आप पढ़ने के उद्देश्य से आए हैं तो कलम और कॉपी लेकर बैठे, क्योंकि आप क्लास 10 का विद्यार्थी हैं। आप चीज़ें सुनकर नहीं याद रख सकते हैं, इसलिए आपको चीज़ें लिखना पड़ेगा। भले से टाइम लगने दो, लेकिन लिखिए। जब तक आप लिखेंगे नहीं, चीज़ें याद नहीं होगा, क्योंकि अपने से लिखी हुई बातें आपको बेहतर याद रहती है। ठीक है, आप मेरे जैसा ही नोट्स बनाए देखिए, ज़्यादा बातें लिखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं। फैक्ट चीज़, बातें तो आप खुद बना लेंगे लिखते समय। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मरुस्थलीय मृदा। देखिए, मरुस्थलीय मृदा होता नहीं है ऐसे। मरुस्थलीय मृदा विकसित होती है, मतलब पहले मृदा उपजाऊ ही होती है, वही बाद में मरुस्थलीय के रूप में बदल जाती है। उसका मेन रीज़न क्या है हम अभी देखते हैं। यह विकसित होता है कब? जैसे मान लिया जाए कोई लंबे शुष्क ऋतु, शुष्क ऋतु मतलब वो जगह जहाँ पर पर्याप्त रूप में वर्षा नहीं हो रही है। अल्प वर्षा मतलब जहाँ कम वर्षा हो रही है, और इसका मतलब लंबे शुष्क ऋतु का मतलब यहाँ लंबे समय तक गर्मी पड़ती हो। अगला, ह्यूमस रहित, मतलब जिन क्षेत्रों में ह्यूमस की मात्रा 9 के बराबर हो, इन सब क्षेत्रों में मरुस्थलीय मृदा का विकास होता है। और मरुस्थलीय मृदा की रंग की बात करें तो इसका रंग लाल एवं हल्का भूरा होता है। अगर बात करें मरुस्थलीय मृदा का विस्तार भारत के किन किन राज्यों में है, तो मरुस्थलीय मृदा का विकास भारत के पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा एवं दक्षिणी पंजाब में है। किस चीज़ का इस मरुस्थल में अभाव होता है, मतलब नहीं होता है, तो वो है वनस्पति एवं उर्वरक खनिज। इन सब चीज़ों को मरुस्थलीय मृदा में कमी होती है। तो उम्मीद है आप यहाँ तक समझ गए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर मरुस्थलीय मृदा में सिंचाई की व्यवस्था कर दी जाए, अगर मरुस्थलीय मृदा में सिंचाई की व्यवस्था कर दी जाए तो वहाँ कपास, चावल और गेहूँ की फसल अच्छी उपज हो सकती है। चलिए, अगला मृदा का नाम है पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा कहाँ पाया जाता है, तो पर्वतीय मृदा जैसे कि नाम से पता चल रहा है, पर्वतीय इलाकों में पाया जाएगा, पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाएगा, और जहाँ पर्याप्त वर्षा वाले वन पाए जाते हैं, मतलब जहाँ वर्षा वाले वन पाए जाते हैं, वो पर्वतीय मृदा के अंतर्गत आएगा। ये मृदा अम्लीय एवं ह्यूमस रहित होती है। मतलब पर्वतीय मृदा में अम्लीय एवं ह्यूमस की मात्रा कम होती है। बात करें पर्वतीय मृदा में कौन कौन सी फसल उपजाई जा सकती है, तो फलों का बागान,
चावल, आलू, इन सब की खेती पर्वतीय मृदा के अंतर्गत उपजाई जाती है। तो अब मृदा क्या कितने प्रकार के थे, उनका विस्तार, किसका रंग कैसा है, कहाँ कौन कौन सी फसल का उपज होता है, इन सारी जानकारी को अब आप प्राप्त कर चुके हैं। अब चैप्टर समाप्त होने के आया है, तो आप चीज़ें ध्यान से यहाँ से देखेंगे। अगला, जब भूमि का इतना उपयोग है तो भाई भूमि का संरक्षण, इन सारी बातों को देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भूमि उपयोग का बदलता स्वरूप। भूमि का उपयोग एक जैसा नहीं है, अलग अलग जगहों में अलग अलग है। जैसे कुछ भूमि में वनों का विस्तार है, कुछ कृषि योग बंजर भूमि है, कोई गैर कृषि कार्य संलग्न भूमि एवं इमारत, सड़क, उद्योग के लिए भूमि है, कोई अस्थायी चारागाह एवं खोचर भूमि है, बाग बगीचे एवं उपवन संलग्न भूमि है, कृषि योग बंजर भूमि है। कृषि योग बंजर भूमि मतलब जिसका प्रयोग 5 वर्ष से न हुआ हो, वैसा भूमि। वर्तमान प्रतिभूमि है। वर्तमान प्रति के अंतर्गत वे प्रतिभूमि आते हैं जहां 5 वर्ष से खेती न हुई हो। अगला है शुद्ध बोई गई भूमि है। तो अलग अलग भूमि का स्वरूप अलग अलग है। अब इन सारी चीज़ों को आगे आप पढ़ चुके हैं कि 8वां क्लास में आप जैसे पढ़ चुके हैं कि अस्थाई चारागाह क्या है, खोचर क्या है, बाग बगीचे उपवन क्या है। अगला है कृषि योग बंजर भूमि क्या है, मतलब कृषि योग तो है लेकिन वहाँ पर कृषि नहीं हो रहा है 5 वर्षों से, ये सब बातें। वर्तमान प्रतिभूमि, जहाँ पर जिस भूमि पर 1 साल से कृषि ना हुई हो। ठीक है, तो उम्मीद है इतनी बातें आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भूमि उपयोग को 2 कारक निर्धारित करते हैं। हम भूमि का उपयोग कैसे करेंगे, ये 2 बातों पर निर्भर करती है। पहला भौतिक कारक और दूसरा मानवीय कारक। भौतिक कारक में क्या होता है कि भाई उस भूभाग, जिस भूभाग में हम कृषि करना चाहते हैं, उसका आकृति कैसा है, कहीं पर्वतीय है, पठारीय है या मैदानी भाग है। इन चीज़ पर वहाँ की जलवायु, जैसा जलवायु होगा उस एरिया में, हम उस तरह की फसल ही वहाँ उपजाएंगे। अगला है मृदा, कैसी मृदा है, जैसा मृदा होगा उस हिसाब से वहाँ पे फसल बोया जाएगा। तो ये है भौतिक कारक। अगला है मानवीय कारक। मानवीय कारक क्या प्रभावित करती है, जनसंख्या। अगर जिन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक है, वहाँ कृषि की अधिक डिमांड है, क्योंकि वहाँ लोग ज़्यादा हैं, और लोग ज़्यादा हैं इसका मतलब वस्तुओं का उपयोग करने वाले भी ज़्यादा हैं, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा कृषि होगा। अगला है प्रौद्योगिकी एवं क्षमता। जिस एरिया में तकनीक की व्यवस्था अधिक होगी, वे लोग ज़्यादा उत्तम किस्म का खेती कर लेंगे। जैसे पंजाब क्योंकि वहाँ तकनीक की व्यवस्था है, इसलिए अधिक फसल का उत्पादन वे कर लेते हैं। जैसे बिहार देखिए खास करके, क्योंकि ये जनसंख्या घनत्व के मामले में अधिक है। एक उत्तर प्रदेश, ये अपने हिसाब से कृषि उत्पादन करता है। अगला है संस्कृति एवं परंपरा, कि वहाँ की परंपरा क्या रही है, कौन सी फसल उपजाने की, वहाँ की संस्कृति क्या है, कि वहाँ के लोग क्या कृषि व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं या नहीं, या केवल कंद मूल फल खाकर रहने वाले लोग हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम मानवीय कारक के अंतर्गत रखते हैं। अगला बात करें कि भारत का क्षेत्रफल क्या है, तो आप 9 क्लास में पढ़ के आए हैं, 32.8 लाख किलोमीटर, जिसमें से मात्र 93% भूभाग का आंकड़ा उपलब्ध है। मतलब ऐसा नहीं कि 7% आंकड़ा नहीं है, लेकिन बांग्लादेश के साथ हमारा कुछ बाउंड्री लाइन शेयर हुआ, जिसके कारण ये 7% भूभाग बांग्लादेश के अंतर्गत है। उम्मीद है सरकार इसको जल्दी इस 7% आंकड़ा ला लगी। भारत में शुद्ध बोया गया भूमि कुल भूमि का 54% है। मतलब भारत में जितना भूमि है, मात्र उसका 54% भूभाग में ही मुख्य रूप से फसल होती है। शुद्ध बोया गया भूमि मतलब इस 54% का 80% भाग अकेले पंजाब और हरियाणा उपजा लेता है। भाई सोचिए, 80%, इस 54% का 80% भाग तो पंजाब और हरियाणा केवल अकेले फसल उपजा रहा है। और शुद्ध बोया गया भूमि का मात्र 10%, मतलब 54 का 10% अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये उत्पादन कर लेता है। और बाकी बचा 10%, बाकी के 10% में अन्य राज्य हैं। अगला बात करते हैं, किसी देश का पर्यावरण संतुलन रखने के लिए, कोई देश का संतुलन रखना चाहते हैं पर्यावरण, तो अगर उस देश का ज़मीन 100 वर्ग मीटर है, तो वहाँ कम से कम 33 वर्ग मीटर में वन होना चाहिए। मतलब उसके देश की कुल क्षेत्रफल का 33% हिस्सा में वन होना चाहिए, तब वह देश शुद्ध वातावरण के अंतर्गत आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आप समझ गए हैं। अगला है, भारत में वन के लिए एक राष्ट्रीय वन नीति भी आया, जिसका वन नीति आया 1952 में।
ताकि जंगलों का बचाव किया जा सके। अगला, आज भारत में वन का विस्तार कितना है? लगभग 20%। बस सोचिए, कहाँ अपने को रहना चाहिए था 33%, तब हम शुद्ध हवा का उपयोग कर पाते, लेकिन आज भारत में लगभग 20% ही वन है। अगला है भू संरक्षण एवं भूक्षरण। देखते हैं भूक्षरण क्या होता है भाई। तो मृदा को अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरण होना भू संरक्षण कहलाता है। और भू संरक्षण मतलब मिट्टी को एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर चले जाना, ये मृदा क्षरण कहलाता है। अब देखना है कि मृदा क्षरण किसके किसके कारण होता है, तो चलिए एक एक चीज़ों पर गौर करते हैं। अगला है गतिशील जल। अगर मान लीजिए कोई जल काफ़ी तेज़ गति से चलता है तो अपने साथ धूल मिट्टी कण को भी उड़ेल कर चलता है, और रास्ते में आने वाले चट्टानों को भी वह तोड़ने की क्षमता रखता है, तो वहाँ पर की मिट्टी को उठाकर दूसरी जगह रख सकता है, तो गतिशील कण भूक्षरण का कारण बन सकता है। अगला है पवन। जब जोरदार हवा चलती है तो अपने साथ यह मिट्टी को उड़ेल कर साथ चलती है, ये भी भू संरक्षण के अंतर्गत कर सकता है। हिमानी, हिम नदियाँ जब पिघल कर बहती है तो अपने मार्ग में आने वाले जितने भी ऊंचे स्थान है उस सबको तोड़ता हुआ आगे बढ़ता है, मतलब उस जगह के मिट्टी को उड़ेल कर दूसरे स्थान पर ला देता है, तो ये भी भूक्षरण करता है। अगला है समुद्री लहरें। अगर मान लिया जाए कि ये समुद्र है, ठीक है, ये समुद्री एरिया है, और समुद्री एरिया में आप जानते हैं कि ये बार बार लहरें आती रहती है, तो यहाँ तक लहरें जो आई तो इस वाला की मिट्टी को अपने साथ बहाकर समुद्र में ले चलाती है, जिसके कारण भूक्षरण हो जाता है। अगला है भूतापन। अधिक भूमि के तपन से तापमान को बढ़ाने से आप जानते हैं कि पदार्थ के अंतराकर्षण बल घट जाता है, तो जब भूमि पर अधिक गर्मी पड़ेगी तो भूमि का जो मृदा है वह छोटे छोटे कण में विभक्त हो जाएगा अलग अलग, जिसे हवा आसानी से एक जगह से उड़ाकर दूसरी जगह ला देगी, तो भूतापन भी भूक्षरण का एक कारण है। अगला बात करते हैं तीव्र वर्षा। तीव्र वर्षा भी भूक्षरण का कारण। आप जानते हैं कि जैसे मान लीजिए ये भूमि है और अचानक तेज़ से वर्षा होने लगी, तो जितना वर्षा जब होती है तो कहीं कहीं गड्ढा कर देती है, ये अचानक गिरती है, तो इस तरह से तीव्र वर्षा भी अपने साथ भूक्षरण का काम करती है। उम्मीद है यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगला है अनावृष्टि। क्या होता है अनावृष्टि? तो मृदा में नमी, सांस्कृतिक संगठन का लोप होना अनावृष्टि कहलाता है। मतलब मुख्य रूप से आप देख रहे हैं मृदा में नमी कम जाना, उसके उर्वरक गुणों का कम जाना, यही कहलाता है अनावृष्टि। अगला है भूमि निम्नीकरण। तो इसका मुख्य कारण है भूमि के गुणों में कमी आ जाना, कि भाई यहाँ पर तो अच्छी खासी फसल उत्पादन होता था, लेकिन अचानक से फसल उत्पादन बंद हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि वह भूमि निम्नीकरण हो गया। मतलब वहाँ पर के भूमि में जो गुण था अब वह समाप्त हो गया है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत में तीव्र वर्षा होने के कारण अवनालिका के माध्यम से किसी खड्ड या घाटी में 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का नुकसान हुआ है। जब तीव्र वर्षा होती है तो मिट्टी अपने साथ जो मिट्टी बहा के ले जाती है वह किसी ताल तलैये या गड्ढे घाटी में ले जाकर जमा कर देती है। इस तरह से अगर भारत में डेटा निकाला गया कि ऐसे भूमि कितना है जो मिट्टी को बहा कर ले जाकर एक गड्ढे में जमा कर दिया, तो ऐसे भारत में करीब 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि है का नुकसान हुआ। और इस 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि में से कहाँ कहाँ विस्तार है? इस 13 करोड़ का 28% वन में है, 56% जल में चला गया, और 16% में लवणीय एवं क्षारीय भूमि है। मतलब इस 16%, इस 13 करोड़ का हेक्टेयर का 16% में लवणीय एवं क्षारीय भूमि है। तो उम्मीद है आप समझ गए हो यहाँ तक। अगला है भूमि निम्नीकरण के कारण। मतलब किसके कारण भूमि के गुणों में कमी आता है? तो भूमि निम्नीकरण का कारण है वनोन्मूलन, मतलब वनों की अंधाधुंध कटाई। अति पशुचारण, लगातार पशुओं की चराई करने से वहाँ का घास को जब पशु खा जाते हैं तो मृदा स्वतंत्र हो जाती है, जिसे पवन या जल आसानी से एक जगह से दूसरी जगह उड़ेल कर ले जा सकते हैं। अगला है खनन। खनन करने से भी, जैसे आप खुदाई की और मिट्टी को छोड़ दिए यूँ ही, तो बरसात के दिनों में उसे बहा कर एक जगह दूसरी जगह ले जाना आसान है। और खनन वाली प्रक्रिया सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है यहाँ झारखंड वाला एरिया में। शायद कोयला निकालने के क्रम में सरकार गड्ढे को यूँ ही छोड़ देती है, भरवाती नहीं है। अगला है रासायनिक का अधिक उपयोग। आज जानते हैं आए दिन हम लोग फसल अधिक उत्पादन के लिए रासायनिकों का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण को बढ़ावा मिल रहा है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है? तो यहाँ भूमि निम्नीकरण मतलब भूमि के गुणों में कमी आने का कारण मुख्य वजह है कि खनन के बाद खाइयों एवं मलबों को खुला छोड़ देना। मतलब कोयला निकाला और उसको यूं ही गड्ढा छोड़ दिया, तो क्या हुआ, बरसात हुआ तो अगल बगल वाला मिट्टी उसमें बह बह के जा रहा है, अगल बगल में भूमि कटाव हो रहा है। तो ये हो रहा है बस। तो यहाँ भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है? खनन के बाद खाइयों एवं मलबों को खुला छोड़ देना। अगला है उड़ीसा में क्या कारण है भाई भूमि निम्नीकरण का? तो वहाँ वन उन्मूलन, अंधाधुंध वनों की कटाई हो रही है, जिसके कारण वहाँ भी भूमि निम्नीकरण की समस्या आ रही है। अगला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है? तो यहाँ अधिक पशुचारण है भाई। इन सब एरिया में अधिक ज़्यादा पशुचारण होता है, जिसके कारण वहाँ भूमि निम्नीकरण है और वहाँ भूमि के गुणों में अधिक कमी आ रही है। अगला है पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है? अति सिंचन, यहाँ सिंचाई अधिक हो रहा है और अधिक सिंचाई होने से भूमि में लवणता एवं क्षारीयता की मात्रा बढ़ जाती है। उम्मीद है यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अति सिंचन मतलब अधिक भूमि की सिंचाई करने से लवणीयता और क्षारीयता का गुण बढ़ जाता है, अभी जैसा कि हम अभी बताया आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला लिखता है खनिज आधारित उद्योग, जैसे खनिज आधारित खनन क्रिया पर सीमेंट हो गया, मृदावर्तन हो गया, मूर्ति निर्माण हो गया, ये सब खनन आधारित उद्योग है कि धूल कण से भी भूमि निम्नीकरण होता है और जल भी प्रदूषित होता है। जैसे मान लिया जाए मिट्टी की, आप जानते हैं सीमेंट जब बनता है तो चूना पत्थर की पिसाई होती है और उससे जो गर्दा निकलता है वह अगल बगल के ताल तलैये में, पहाड़ पोखर में और मिट्टी पर जाकर वह जब गिरता है तो उस एरिया में भूमि निम्नीकरण बढ़ जाता है, मतलब भूमि के गुणों में कमी आ जाता है। अगला बात है, अगर हम भूमि निम्नीकरण को बचाए रखना चाहते हैं तो फसल चक्रण अपनाइए, मतलब एक ही भूमि में बहुत सारा फसल उपजाने का प्रयास कीजिए, ठीक है, उसे यूं ही परती ना छोड़िए। फसल चक्रण द्वारा भूमि का पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है, खासकर तिलहन एवं दलहन पौधे के जरिए। अगर तिलहन और दलहन पौधों को आप लगाते हैं तो उस एरिया में भूमि निम्नीकरण नहीं होगा। उससे क्या होगा, आप जानते हैं तिलहन एवं दलहन पौधे के जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को एकत्रित कर पेड़ पौधों में के जड़ के माध्यम से भूमि में चला जाता है, जो एक अच्छी बात है। अगला है तिलहन एवं दलहन पौधों में से नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, मतलब नाइट्रोजन भूमि के अंतर्गत जाता है तिलहन एवं दलहन पौधों से। अगला पॉइंट है कि भारत पहाड़ी क्षेत्रों में समुच्च जोतीय द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। पहाड़ी क्षेत्र में अगर आप चाहते हैं मृदा अपरदन को रोकना तो आपको करना पड़ेगा समुच्च जोताई, मतलब इस तरह से खेती, ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं, ऐसे ऐसे होता है ना पर्वतों पर, ऐसे जैसे मान लिया जाए ये, मान लिया जाए ये रहा पर्वत, तो इस पर इस तरह से खेती कीजिए, ऐसे 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 ऐसे, ये तो समुच्च रेखीय खेती जोताई द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में अरे भैया पहाड़ी क्षेत्रों में अपरदन को रोका जा सकता है। अगला है पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में क्या करना चाहिए, पट्टिका कृषि करना चाहिए, मतलब फसलों के बीच हमें घास, अगर यहाँ फसल लगाएं तो बीच में घास लगा दीजिए, वह क्या होगी कि मिट्टी को पकड़ के रखेगा। तो पवन अपरदन जिस एरिया में ज़्यादा हवा चलती है तो उस एरिया में फसलों के बीच आप घास लगा सकते हैं ताकि मिट्टी को पकड़ के रखे। अगला है केचुआ किसान का मित्र होता है, चलिए आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, केचुआ किसान का मित्र है, क्यों, क्योंकि यह उर्वरन की क्षमता को बढ़ाता है। अगला है मेढक, आप जानते हैं मेढक हमारी फसलों को काफ़ी नुकसान करता है, तो अगर आप चाहते हैं कि मेढक के प्रजनन को रोकना तो एक रसायन आता है जिसका नाम है एंडिन। एंडिन की सहायता से आप मच्छरों की प्रजनन क्षमता को रोक सकते हैं। अगला है वृक्षारोपण, सबसे बढ़िया उपाय है कि भाई मृदा संरक्षण अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया उपाय है कि आप वृक्ष लगाइए, क्योंकि एक वृक्ष बहुत दूर तक अच्छा खासा एरिया में मिट्टी को पकड़ के रखता है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होगी और इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त होता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ चीज़ें आप नोट कीजिए। आप ये मत समझिए कि इतना सारा नोट कैसे करें, भाई हम भी बैठ के नोट किए हैं, ठीक है, तो आपको करना पड़ेगा, आप 10वां विद्यार्थी है। चूँकि आप ये सोचेंगे कि हम देख के यूँ ही माइंड में सेट कर लें, नहीं होता मेरे भाई, हम करके ट्राई कर चुके हैं, हम अपने बच्चों को देख चुके हैं इस तरह की बातें को करके। और हाँ पीडीएफ ना लें तो बेहतर है, क्योंकि पीडीएफ लेने से आप डिपेंडेंट हो जाते हैं कि वो हमको सब करवा देंगे। नहीं,